आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम शब्द विचार है, इटमोलॉजी। ठीक, सबसे पहले जानेंगे शब्द की परिभाषा। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे आम, ये 2 वर्ण मिलके बने हुए हैं, आ धन म, 2 वर्ण मिलके बने हुए हैं और दोनों वर्ण मिल करके एक सार्थक समूह का निर्माण कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हुआ? शब्द हुआ। और शब्दों के मिलने से ही वाक्य का निर्माण होता है, लेकिन वो वाक्य है जो वाक्यों में शब्द क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो शब्दों का वर्गीकरण हम लोग कितने आधारों पे करते हैं? शब्दों का वर्गीकरण हम लोग मुख्य रूप से 4 आधारों पे करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, पहला उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास, इनका 3 नाम है। उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो तत्सम शब्द हम जानेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो वह शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हुए होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वृक्ष, धरा इत्यादि, ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हुए होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द वह शब्द है जो संस्कृत से हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे तत्सम मैंने दिखाया है अग्नि का तद्भव हम बनाएंगे तो वो आग हो जाएगा। इसी तरह से धरा का जब हम हिंदी बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? धरती हो जाएगा। ठीक है, तो जो शब्द संस्कृत से हम लोग हिंदी में रूपांतरित करके प्रयोग करते हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, देशज शब्द किसे कहते हैं? तो देशज शब्द वह शब्द है जो कि हमारे देश के कई क्षेत्रों की भाषाओं से आए हुए होते हैं, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, डोरी इत्यादि, ये सब देशज शब्द है। ये देश के अनेक क्षेत्रों से आए हुए होते हैं। ठीक है, विदेशज शब्द किसे कहते हैं? तो वह शब्द जो विदेशों से, विदेश के भाषाओं से आए हुए होते हैं उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि। ठीक है, ये कई विदेशों से, अलग अलग देशों से आए हुए होते हैं। ठीक है, संकर शब्द किसे कहते हैं? तो वह शब्द जो 2 भाषाओं से मिलके बने हुए होते हैं उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे सिनेमा घर, तो ये सिनेमा घर में सिनेमा है जो अंग्रेजी शब्द है, सिनेमा अंग्रेजी शब्द है, और घर है जो हिंदी शब्द है। ठीक है, तो ये 2 भाषाओं से ये शब्द मिलके बने हुए हैं, एक अंग्रेजी से और एक हिंदी से। तो मिश्रित भाषाओं से बनने वाले शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। देखिए, संकर और संकर में अंतर है बच्चों, तो इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो इन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जो 2 भाषाओं से मिलके बने हुए होते हैं जो शब्द, उसे संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्द वह शब्द है जो संस्कृत के शब्द हैं, तद्भव है जो संस्कृत से हिंदी में आए हुए होते हैं, देशज जो देश के अनेक क्षेत्रों से आए हुए होते हैं, और विदेशज जो विदेशी भाषाओं से आए हुए होते हैं, और संकर जो 2 भाषाओं से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे रचना के आधार पे। रचना के आधार पर शब्दों को हम 3 भागों में बांटते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द वह शब्द है जिनका कोई सार्थक खंड नहीं हो सकता, यानी जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हाथ है, हाथ को हम टुकड़ा करेंगे, वर्णखंड करेंगे तो हा धन थ हो जाएगा, तो हा का कोई मीनिंग नहीं निकलता और ना ही थ का मीनिंग निकलता, इसलिए ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो रूढ़ शब्द वह शब्द है जिसका कोई सार्थक खंड नहीं होता है। ठीक, वृक्ष, हाथ, हाथी इत्यादि। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक का मतलब ही होता है कि 2 शब्दों से मिलके बना हुआ, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों का सार्थक खंड किया जा सकता है और दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई धन घर। रसोई का मतलब भी होता है जहाँ पे किचन, खाना बनाया जाता है, घर में घर, आलय
है जहाँ पे जगह हो किसी के लिए, तो उसे हम रसोई घर कहते हैं। और ये दो सार्थक शब्दों से मिलके बने हुए होते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए युगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो युगरूढ़ शब्द वह शब्द है जिनके सार्थक खंड होते हैं लेकिन वो एक विशेष अर्थ के लिए प्रचलित होते हैं। प्रचलित मतलब यानी कि परंपराओं से, प्राचीन युग से ही उनको हम जानते हुए आ रहे हैं और अभी भी जानते हैं उसी नाम से, उसी को प्रचलित अर्थ कहते हैं। ठीक है, तो युगरूढ़ वह शब्द है जो दो सार्थक शब्दों से मिलके बने हुए होते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे युगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चतुर्भुज यानी कि यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो गया। चतुर्भुज यानी कि विष्णु को बोलते हैं, तो यहाँ पे दो सार्थक शब्दों से मिलके बना हुआ है लेकिन इसका एक विशेष अर्थ रखता है, यानी कि विष्णु एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग हुआ, तो इसलिए ये क्या हो गया? युगरूढ़ शब्द हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग अब तीसरे पे चलते हैं। प्रयोग के आधार पे शब्दों को कितने भागों में हम बांटते हैं? विकारी और अविकारी दो भागों में बांटते हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। ठीक है, तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जिनका परिवर्तन होता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अनुसार जिन शब्दों का परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द वह शब्द होता है जिनका परिवर्तन नहीं होता है, उसको अविकारी शब्द कहते हैं। हम लोग इसको अगले कक्षा में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थ के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो जिसका अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिनका अर्थ नहीं निकलता हो उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, सार्थक के यहाँ पे चार भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी और अनेकार्थी। तो पर्यायवाची शब्द आप बच्चे जानते ही हैं कि एक शब्द जैसे अनेक शब्द अर्थ रखने वाले, उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं अपना ही उदाहरण ले लेती हूँ, सुमन, यानी कि पुष्प, फूल इत्यादि बहुत सारे नाम होते हैं, तो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विलोम जैसे रात दिन, अमीर गरीब। एकार्थी यानी कि एक अर्थ रखने वाला, यानी अजात शत्रु। ठीक है, अनेकार्थी यानी कि अनेक अर्थ रखने वाला। ठीक है, जैसे अर्थ तीन प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। अर्थ का मीनिंग, जैसे अर्थ मीन्स होता है कि एक अर्थ, और एक अर्थ मीन्स संपत्ति, तो इनको हम अनेक अर्थों में प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसीलिए इसका नाम अनेकार्थी शब्द पड़ा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आएंगे। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? तो जिनका कोई अर्थ न निकलता हो उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे पानी, वाणी का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? ये निरर्थक शब्द हो गया। गाना, वाना। ठीक है, तो वाना क्या हो गया? वाना का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये निरर्थक हुआ। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें क्लियर करना है बच्चों, तो वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जब हम लोग लेंगे, अविकारी शब्द को जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से हम लोग एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। तो अविकारी शब्द वह शब्द होते हैं, अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं, जिनका परिवर्तन नहीं होता है, जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे क्रिया विशेषण, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, इनका कभी परिवर्तन नहीं होगा। रामा धीरे धीरे जाती है और श्याम धीरे धीरे जाता है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग किसी के अनुसार ये परिवर्तित नहीं हुआ, तो इसलिए ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हुआ। समुच्चय बोधक या, अथवा, और इत्यादि का प्रयोग होता है, इनमें इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। अच्छा, विस्मयादि बोधक में हे, अरे, छी, ओहो, वाह, ये सारे शब्द विस्मयादि बोधक में आते हैं। और संबंध बोधक में, जो कि दो संज्ञा या सर्वनामों को जिन शब्दों के साथ जोड़ा जाता है उसे संबंध बोधक कहते हैं, जैसे की, जो, सो इत्यादि। इन पॉइंट्स को हम लोग क्लियर एक एक करके, जब आपके सिलेबस में आगे है, नेक्स्ट लेसन में है, तो उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन एक एक करके करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग इतना ही जानिए। ठीक है, धन्यवाद, और इसकी एक्सरसाइजेस कर लीजिएगा।